FST होगा। ग्रुप में मैं आप लोगों को सिलेबस शेयर भी करा दूंगी, तो अपना ना प्रिपरेशन ऐसे ही रखना आप लोग। पूरा FST होगा जैसे पहले होते थे ना, बोर्ड एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे हम लोगों ने बंद करा दिए थे, वही होगा पूरा FST। और जो मैम जैसे हमने प्लान फिजियो कंप्लीट कर ली तो मैम उसका पर्टिकुलर टेस्ट आप जैसे जैसे कि उसका मैं लूंगी टेस्ट, उसका मैं लूंगी। और उसका मैं सोच रही हूँ आई गेस आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कल मैं बता दूंगी आप लोगों का। वैसे आप लोग प्रिपेयर करके चलना पूरी प्लान फिजियो अपनी। ओके मैम। ओके मैम। चलो, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। सबसे पहले एक बार पूरी ह्यूमन फिजियो को रिलेट कर लेते हैं कि आखिरकार हम ह्यूमन फिजियो के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आता है मेरा डाइजेशन का। डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग? सर्कुलेशन। या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम लिख दो। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर मैम लोकोमोशन। मैम लोकोमोशन। या फिर लोकोमोशन ना लिख के इसको स्केलेटल सिस्टम लिख लो। स्केलेटल सिस्टम तो आई गेस दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने पूरा ट्रिक से याद कराया हुआ है आप लोगों को। याद है मैम। न्यूरल, हाँ न्यूरल सिस्टम मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है अभी। और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी जस्ट अभी कराया था बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा। यस मैम। यस मैम। उसमें भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इन सारे चैप्टर्स में से अगर मैं देखूं आप लोगों को ज्यादा मेहनत जो करने की जरूरत है वो थोड़ा न्यूरल पे वर्क है। मतलब जितने मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे को लगता है कि आप लोगों को डाउट आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको थोड़ा डाउट आ सकता है। इन दोनों चैप्टर्स के अलावा तो किसी भी चैप्टर में डाउट नहीं आएगा। और सबसे अच्छा अगर मैं बोलूं आप लोगों को जो चैप्टर आता होगा यहाँ से, वो डाइजेशन आता होगा एंड स्केलेटल आता होगा। यस मैम। है ना? यस मैम। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लेटेस्टली यूट्यूब पे पढ़ाया था। हाँ मैम याद है पढ़ाया मैम। था ना? केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था। पूरे Yes, सारे ma'am. हॉर्मोन्स वगैरह के बारे में बताया था, फेट सॉल्युबल हॉर्मोन्स होता है। सिर्फ हम लोगों को क्या चाहिए कि भाई प्रॉपर रिवीजन हम लोग करें। तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे स्लोट्स बता देती हूँ कि आप लोग रिवीजन कैसे करोगे। डाइजेशन वाले चैप्टर को हम आज रिवाइज कर रहे हैं 29 मार्च में, ठीक है। रेस्पिरेशन वाले को भी हम आज ही निपटाएंगे। ये दोनों के दोनों चैप्टर प्रॉपरली लर्न करके इनके एक एक कंसेप्ट और साथ ही साथ PYQs, ये आज ही फिनिश हो जाना चाहिए हमारा। कल हम लोग आएंगे इन दोनों चैप्टर्स पे। अब इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग निपटा देंगे 30 मार्च में। फिर इसके बाद स्केलेटल सिस्टम में आप लोगों को नहीं कराऊंगी, न्यूरल सिस्टम एक दिन करेंगे 31 मार्च को। केमिकल कोऑर्डिनेशन और स्केलेटल सिस्टम, ये दोनों चैप्टर्स आप लोग खुद से रिवाइज करोगे। क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके मैम। और क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम अगर मुझे लगा कि आप लोगों को ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो तब हम पढ़ भी लेंगे इसको, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब मैम स्केलेटल सिस्टम की रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, स्केलेटल सिस्टम की रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग्स वो लिंक ट्री में हैं, यूट्यूब क्लासेस की भी और गूगल मीट क्लासेस की भी, दोनों रिकॉर्डिंग्स है वहां पे, ठीक है। अब सपोज कर रहे हैं मेरे पास कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है। किसी भी इंसान को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? उसको फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए उसको, वाटर चाहिए। ठीक है। अब ये इंडिविजुअल है, इसने हमारे फूड खाया, ठीक है। फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। फूड के अंदर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं और प्रोटीन हो सकता है। और क्या क्या हो गया?
मैम ये विटामिन्स, सारे मिनरल्स, हाँ विटामिन मिनरल्स Fibers, फूड के अंदर। न्यूट्रिएंट, फूड से इसको क्या मिलने वाला है? energy, एनर्जी। एनर्जी मिलने वाली है। लेकिन जो ये फूड होता है ना, ये फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिससे डायरेक्टली मेरी बॉडी एनर्जी नहीं ले सकती। अब मेरे को क्या कराना पड़ता है, इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है एनर्जी लेने की। ठीक है, तो मतलब फूड को मैं सिर्फ ब्रेक डाउन कराऊंगी, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन कराऊंगी किसमें? सिंपलेस्ट। सिर्फ सिंपल में कन्वर्ट कराऊंगी। अभी मेरे को एनर्जी नहीं मिली यहाँ से, मेरे पास एक बड़ा साइज का मॉलिक्यूल है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया छोटे छोटे फॉर्म्स में। अब इन छोटे छोटे फॉर्म्स से, एब्जॉर्बेबल फॉर्म से मेरे को एनर्जी बनवानी है। अब एनर्जी बनवाने के लिए मेरे को इस फूड का क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। yes ma'am, फूड के ऑक्सीडेशन को ही हम क्या, रेस्पिरेशन। तो मतलब मेरे को अगर मैं डाइजेशन करा रही हूँ बॉडी के अंदर, अगर मैं फूड खा रही हूँ, तो मेरा वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस भी मेरे को कराना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फूड खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी, ऑक्सीडेशन है तो भाई ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए जरूरत पड़ती है कि भाई ये ऑक्सीजन भी लेगा एयर से। लिया इसने एयर से ऑक्सीजन, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड इसने लिया था, उस फूड्स को कन्वर्ट करा दिया इसने, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करा दिया, और ऑक्सीडाइज करा के क्या बनवा दिया? एटीपी बनवा दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये हमारे पास इसका इसोफेगस, ये इसका स्टमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट है। ठीक है, और इसकी बॉडी के बाहर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, ये हमारी सेल है, और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड है, एलिमेंट्री कैनाल से फूड इस सेल के अंदर कैसे जाएगा? थोड़ा जूम करके देख लेना अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल से सेल के अंदर, तो इसका मतलब मेरे को फूड को क्या कराना पड़ेगा? एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। फूड एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी की सेल्स के पास सर्कुलेट होगा, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है। यस मैम। तो मेरे को यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी चाहिए, और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेरा फूड सर्कुलेट होगा, एज वेल एज जैसे कि मेरा फूड पूरी बॉडी की सेल्स के पास जाएगा, तो पूरी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन भी तो चाहिएगा ना। यस मैम। कैसे ले रहा है ऑक्सीजन? वो नोज से ले रहा है, नोज से ऑक्सीजन लेगा, फिर उसके ट्रेकिया में जाएगा, फिर उसके लंग्स में जाएगा, और लंग से वो ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाएगा। अब पूरी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? इसीलिए हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या? हार्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है। अभी हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड। हमें ये पता है कि भाई पूरी बॉडी के अंदर सारा दिन, अच्छा देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, सपोज मेरे को क्या करना है ना, मेरे पास कोई बुक्स है, ठीक है, और वो मुझे बुक्स आप लोगों तक सर्कुलेट करानी है। आप लोग दिल्ली के अलग अलग कॉर्नर्स में हो या नहीं हो? यस मैम। तो मैं वहां पे कैसे इंसान का यूज करूंगी ना आप लोगों तक बुक पहुंचाने के लिए, कैसे इंसान का यूज करूंगी जो नॉर्मली इधर उधर घूमता रहता है, मतलब दिल्ली के हर एक कॉर्नर का उसको पता है, हर एक कॉर्नर में वो जाता रहता है डेली, उसका यूज करूंगी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो पूरा दिन घूमता रहता है हमारी बॉडी के अंदर? और ब्लड है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ब्लड को बोलूंगी कि भाई मेरे को दो चीजें तुमसे ट्रांसपोर्ट करानी है, मेरे को फूड भी ट्रांसपोर्ट कराना है तुमसे, एज वेल एज ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करा दूंगी, और ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर, और हार्ट का काम होता है पंप करना। जैसे कि होता है ना कि सपोज हमारे पास अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो उनका एक मेन सेंटर होता है, उस सेंटर से निकलते हैं कौन? अलग अलग डिलीवरी बॉयज डिलीवर करने के लिए। ऐसे ही मेरे पास हार्ट है, एक मेन सेंटर है जिससे अलग अलग हमारा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और सुपीरियर वेना कावा, ये सब पाइप्स निकल रहे हैं जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे। किसको सर्कुलेट करेंगे? ऑक्सीजन को। क्यों ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रहे हैं? बिकॉज हमारी पूरी बॉडी के सेल्स ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब हमारी बॉडी के सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन ला के दो, तभी मैं तुमको एनर्जी दे पाऊंगी। डन है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना यहाँ तक?
हाँ, फिर इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये समझना होता है कि भाई मेरा फूड ऑक्सीडाइज हो गया, C6H12O6 मेरे पास बन गया प्लस ऑक्सीजन, इसको ब्रेक डाउन कराएंगे, CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनेगा। कितने ATP बनेंगे? 38 रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में पढ़ के आए हैं पूरा। प्लांट्स के अंदर भी 38 बनता है, हमारे अंदर भी 38 बनता है। कैलकुलेटेड फॉर्म 38 होता है। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? 36। अभी तो कंफ्यूजन होगा ना जब क्वेश्चन करोगे। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई मेरी सेल्स के अंदर जैसे फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है फूड के अंदर से। अब ये Yes. CO2 तो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो इसका मतलब मेरे को इस CO2 को बॉडी से रिमूव करना है ना। CO2 को बॉडी से रिमूव कराना पड़ेगा। तो जिस पाथवे से ऑक्सीजन आया था ब्लड के साथ मिक्स होके, तो उसी पाथवे से हमारा ऑक्सीजन हमारे माउथ या नोज के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। CO2 CO2 होगा ना? हाँ, CO2 ऑक्सीजन आएगा, CO2 रिमूव होगा। ओके मैम। एनर्जी ATP हमारी पूरी बॉडी यूज कर लेगी। अब ATP यूज करते हैं कैसे? जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, बोलने में मेरी एनर्जी लग रही है, मैं कहीं पे घूमने के लिए जा रही हूँ, लोकोमोशन कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, उसमें एनर्जी लगेगी। मेरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। स्केलेटल सिस्टम के लिए भी चाहिए, न्यूरल सिस्टम के लिए भी चाहिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में आएगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे हार्मोन्स बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है, सेल से मिलके बनता है टिश्यूज से मिलके बनता है ऑर्गन से मिलके बनता है सिस्टम। तो ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम्स हैं, जिन सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के और गन्स इन्वॉल्व है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पूरी एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व है। कितनी लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की? 9 मीटर 9 मीटर लॉन्ग की एलिमेंट्री कैनाल होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेरे लंग्स इन्वॉल्व है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेरा हार्ट इन्वॉल्व है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारा किडनी इन्वॉल्व है। involved है। पैलेटल सिस्टम के अंदर हमारी सारी बोन्स आ जाएंगी, है ना, मसल्स आ जाएंगी। कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो हमने स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ा था। कार्टिलेजेस क्या होता है वहां पे, टेंडन्स क्या होता है वो हमने पढ़ा था। न्यूरल सिस्टम में मेरा न्यूरॉन आ जाएगी, कैसे न्यूरॉन इम्पल्स ट्रांसमिट करती है ना, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हम पढ़ते हैं। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम सारा हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे कि भाई बॉडी के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो ग्लैंड्स कैसे कैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, वो हार्मोन्स मेरी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में कैसे कैसे हेल्प करता है। बताओ, पूरी ह्यूमन फिजियो अभी हम रिलेट कर पाएंगे ना एक एक चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे? यस मैम चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारे पास डाइजेशन एक कैसा प्रोसेस होता है? केमिकल और बायोमैकेनिकल प्रोसेस केमिकल और बायोकेमिकल मेथड होता है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है। कैसा प्रोसेस है? केमिकल, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। इसके अंदर जो हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम छोटे छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में मेरी बॉडी प्रॉपर्ली उसको एब्जॉर्ब कर पाए उसमें कन्वर्ट कराता है। फूड क्या करता है? फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ कराता है और टिश्यूज का रिपेयरिंग कराता है। फूड के मेजर कंपोनेंट है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और अगर मैं माइनर कंपोनेंट देखूं, माइनर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होंगे जो मेरे को कम अमाउंट में, वो हो जाएगा मेरे पास क्या? ठीक है, ये हो गया हमारे पास। वाटर हमको क्यों चाहिए होता है भाई? वाटर मेरे सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जरूरी होता है और हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी ना हो जाए, इसके लिए मेरे को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। यस मैम इसको रफ कर दूं? ये जो यस लिखा हुआ है। मैम। यस मैम यस मैम। मैम बोलो। मैम जब आप वो पूरा जो ह्यूमन बना के आपने वो पूरा ह्यूमन तो उसमें मैम स्टार्टिंग में तो ऑक्सीजन यूज होना बाहर भी किसको समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा? नो मैम। नो स्टार्टिंग में फूड इनटेक करता है उसके बाद जो डाइजेशन प्रोसेस होता है हम्म
ऑक्सीजन का यूज होता है। फिर उसके बाद आपने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑक्सीजन का यूज होगा, तो बार बार हर एक सिस्टम में ऑक्सीजन का नहीं, यूज ऑक्सीजन का यूज बार बार थोड़ा ही ना हो रहा है। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन की नीड क्या है हमारी बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन की नीड वो है कि भाई जो मैं फूड खा रही हूँ उस फूड को ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा मेरे को, तभी मेरे को उससे एनर्जी मिलने वाली है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कोई एनर्जी नहीं मिलती। ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए जरूरी है सिर्फ। और जब ऑक्सीजन का हम ऑक्सीडेशन करा मतलब फूड का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उस टाइम पे मेरे पास CO2 रिलीज होके आएगी। वो CO2 मेरे को बॉडी से रिमूव आउट करनी पड़ेगी। यहीं पे मेरा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा रोल आ जाता है कि कैसे CO2 पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी, कैसे ऑक्सीजन सर्कुलेट होगी, कैसे CO2 को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। इसके पीछे क्या क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। जैसे एक इंस्पिरेशन होता है, एक एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, कहता है ना आई और ई अपोजिट अपोजिट करना, याद है किसी को? Yes, ma'am. यस मैम। इंटरकोस्टल मसल्स हमारी केस में इंस्पायरेशन में, और एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। चलो ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले आता है हमारे पास क्या? माउथ के अंदर जितनी भी कैविटी प्रेजेंट होती है उस पूरी कैविटी को हम बोलते हैं क्या? बक्कल कैविटी। यहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है। टंग के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ती है? टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है। सबसे पहली चीज, टंग के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैपिला। ठीक है, टंग हमारी अटैच्ड होती है किससे? रूफ से अटैच होती है, फ्रेनुलम फ्लोर से अटैच होती है। और हमारा जो बक्कल कैविटी का रूफ वाला पार्ट है वो कैसा होता है? एंटीरियर साइड से हार्ड होता है और पोस्टीरियर साइड से सॉफ्ट होता है। हार्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे मस्कुलर रिजिस प्रेजेंट होती थी, पोस्टीरियर में नहीं प्रेजेंट होती थी। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आपका पैलेट। ठीक है, फिर माउथ से हम लोगों ने फूड लिया, फूड हमारा माउथ से जाके फिर किस में जाएगा? Food pipe. ईसोफेगस जाएगा। पहले ईसोफेगस में से जाएगा ना। पहले आएगा यहाँ पे फेरिंग्स, यस मैम। जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। मतलब यहाँ से फूड भी आ रही है, ऊपर से देखो फूड भी आ रहा है और साथ ही साथ एयर भी आ रही है, लेकिन ये फेरिंग्स फिर आगे जाके दो पाइप से डिवाइड हो जाती है। एक बन जाता है मेरा ईसोफेगस, मतलब मेरा फूड पाइप, और दूसरा बन जाता है मेरे पास विंड पाइप। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों की भाई जो फूड पाइप है और विंड पाइप है, फूड पाइप में से फूड जाए, विंड पाइप में फूड का कोई पार्टिकल ना जाए, इसको चेक करने के लिए हम विंड पाइप के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा देते हैं। कैप लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेजिनस कैप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हम इसको बोलते हैं। ईसोफेगस के अंदर जब फूड जाएगा तो मेरी ईसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। इधर फूड होगा एक्सपेंड हो जाएगी, दूसरी जगह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मतलब ईसोफेगस के अंदर ही कौन सा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा फूड का? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर फूड हमारा ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे आएगा? एक जे शेप ऑर्गन के अंदर आएगा, जिसको हम जे शेप ऑर्गन हमारा स्टमक होगा। ठीक है, अब स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन के। स्टमक एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। अपर लेफ्ट पोर्शन में आपका स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक को हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? कार्डियक, बॉडी, अब कभी भी एक जगह से फूड निकल के, एक जगह से कोई भी कंपोनेंट निकल के दूसरी जगह पे जाता है तो बीच में क्या आता है? हम एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाते हैं, बीच में डोर आता है, नहीं आता है? Yes, ma'am. यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। जब फूड हमारा ईसोफेगस से निकल के किस में आ रहा है? जे शेप ऑर्गन हमारे स्टमक के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइन गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होगा ना?
मैम स्टमक में बॉडी भी तो होती है। क्या? हाँ, स्टमक में बॉडी भी 4 पार्ट्स बोल सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग ये लेते हैं कार्डियक, फंडस एंड पायलोरी, 3 पार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद स्टमक के अंदर आया। स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड्स? यूबे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी सेल्स होती है? चीफ एक तो सेल्स, म्यूकस ऑक्सीडेटिव सेल हो गई, ऑप्टिक सेल और चीफ सेल्स। हाँ जी, गोबार्ड फंडस नीचे होती है, सबसे ऊपर वाली होती है। चीफ सेल्स, पैप्टिक सेल्स और म्यूकस नेक सेल। मैम गोबार्ड सेल्स। मैम वो पैप्टिक सेल म्यूकस नेक सेल्स में भी एक ही है ना? मैम पेप्टिक और पेराइटल एक ही है। चीफ सेल्स, पैप्टिक सेल्स और हमारा नवरात्र का दिन था इसलिए और तो चले पैप्टिक, गए। दोनों एक आने होता है। वाली बात पे जो बुरा लग रहा है कि आई नहीं, फिर ऐसी चली गई, उस बात पे मैं सर लिख लो पेराइटल। इसका माइक अनम्यूट है। मुस्कान। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सेल्स पे आओ। हाँ जी, ये पैप्टिक सेल ऑक्जेंटिक सेल है ना? मैम पेप्टिक और चीफ सेल सेम ही होते हैं। और ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक जेंटिक और पेराइटल सेल। ऑक्सीडेटिव और पेराइटल सेम होते हैं। मैम 3 ही होते हैं ना? सुनो, चीफ सेल्स और पैप्टिक सेल्स दोनों सेम है। इन दोनों का, इनका काम क्या होता है? प्रो एंजाइम। एंजाइम वन। ठीक है, एक आती है म्यूकस नेक सेल्स, इनको हम बोलते हैं कि भाई ये म्यूकस सिक्रेट करती है। पेराइटल सेल्स को ये हम बोल देते हैं ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स का काम होता है HCl और सेल को रिलीज करना और कैस्केड इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर इनको रिलीज करना, ये इनका काम होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स और म्यूकस नेक सेल्स और पेराइटल सेल्स, ये। ठीक है, पेप्टिक सेल्स को ही हम जाइमोजन भी बोल देते हैं। यस मैम। या फिर, और एंजाइम कौन कौन से सिक्रेट करती है ये? मैम पेप्सिनोजन और लाइक। याद हुआ ये चीज सबको? मैम लाइपेज को गैस्ट्रिक अमाइलेज भी कह सकते हैं। लाइपेज को हम गैस्ट्रिक अमाइलेज भी एग्जैक्टली बोल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन कोई? नो मैम। नो मैम। अगर मैं आपसे पूछूं, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताओ कितना होता है? जल्दी जल्दी। 1.5 से 2.5। 2 से 3 पीएच लिख लिया? यस मैम। यस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्सिनोजन है, तो ये पेप्सिनोजन किसके ऊपर वर्क करता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन करा देता है, किसके अंदर? अमीनो एसिड्स। पेप्टोन्स में प्लस पेप्टाइड्स, इसमें कन्वर्ट करा देता है। और हमारा, अगर हम माउथ की देखें, माउथ के अंदर भी कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैम 3 ग्लैंड्स। कौन कौन सी? मैम पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुलर ग्लैंड। और सब लिंगुअल। ये हो गई। अब इनकी डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को क्या बोलते हैं? जेंसन डक्ट। सब मैक्सिलरी की डक्ट डक्ट, और सब लिंगुअल की डक्ट बार्थोलिन डक्ट। ये हो गया। देखो, अब सबके सब कॉपीज वगैरह सब साइड में रख दो, सिर्फ रिकैप करो माइंड में कि अब तक मैंने क्या क्या देखा।
अब तक मैंने ये देखा कि भाई सबसे पहले हम फूड लेते हैं माउथ के थ्रू, माउथ के अंदर हम जाते हैं, हमारे पास दिखती है टंग, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्लोर से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम, और जो रूफ वाला पार्ट है तो उसको बोलता है पैलेट। पैलेट के अंदर एक हार्ड पैलेट आता है, एक सॉफ्ट पैलेट आता है। वो हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर मस्कुलर रिजिस प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे टीथ को और कंबाइन करूँ तो हमारे पास हम देखते हैं कि भाई जो हमारे टीथ होते हैं सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं थिकोडोंट टीथ। और अलग अलग टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, टोटल 4 टाइप के टीथ मिलते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होता है उसको बोलता है हेट्रोडॉन, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अगर मैं अपने टीथ काउंट करना चाहूंगी तो मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगी 2123 डिवाइडेड बाय 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। इससे मेरे को पता चलेगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होता है 32 होता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ चिल्ड्रंस के अंदर तो चिल्ड्रंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ 20 होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते। ये हमें याद आया। फिर उसके बाद हम माउथ से जब फूड हमारा थोड़ा नीचे की साइड पास ऑन हुआ तो वो आया हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर हमने देखा कि भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है। उससे पहले फेरिंग्स के थ्रू फूड पास ऑन हुआ। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। फिर आगे जाके 2 पाइप्स में डिवाइड हो गया, एक मेरा विंड पाइप बन गया, एक मेरा फूड पाइप बन गया। विंड पाइप के ऊपर मैंने कार्टिलेजिनस कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा दी ताकि उसके अंदर फूड का कोई पार्टिकल एंटर ना हो जाए। इसीलिए बोला जाता है कि हमें लंच करते हैं हमें कुछ भी खाते टाइम में बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ फूड हमारा पहुंचा एक डोर जिसको हम देखो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, उसके थ्रू निकल के मेरा जो फूड है वो सबसे पहले गया स्टमक के अंदर। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन था, अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट था एब्डोमेन के। उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थी और उसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 टाइप की सेल्स थी, चीफ सेल्स, म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स। चीफ सेल्स को मैंने पेप्टिक सेल्स भी बोला था, जाइमोजेनिक सेल्स भी बोला था। वो अपने अंदर से प्रोएंजाइम सिक्रीट करती थी। फिर वो प्रोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl किस में कन्वर्ट हो जाते थे? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये अपने अपने एक्शन दिखाने शुरू कर देंगे। प्रोटीन पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स इन सब में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आया म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और फिर आते हैं हमारे पास पैराइटल से जो HCl सिक्रीट कराते हैं। अब सोचेंगे हम लोग कि भाई हमारे स्टमक में HCl क्यों बनता है? HCl जरूरी होता है इन एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने के लिए, प्लस मेरे फूड के साथ अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया उसको किल कराने के लिए। केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों जरूरी होता है? मेरी बॉडी के अंदर अगर मैं कोई भी डाइट में विटामिन B12 ले रही हूँ तो मेरे को विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन कराने के लिए केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी होता है। अगर मेरी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी का प्रॉपर अमाउंट में केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सिक्रीट होगा तो मेरे को कौन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब एनीमिया। हाँ, पर्नीशियस एनीमिया मेरे को हो जाएगा। यहाँ तक याद हुआ सबको? Yes, मिनट्स भी नहीं लगे रिवाइज करने। यस मैम। ऐसे रिवाइज कर लिया करो सारे चैप्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो फूड है वो स्टमक को बाय बाय बोलेगा और एक डोर के थ्रू आएगा जिसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर से सबसे पहले पास ऑन होके आएगा एक C शेप स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलेंगे डियोडनम। फिर डियोडनम के थ्रू आएगा हमारे पास वो जेजुनम में एंड देन इलियम। अब सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट है मेरे पास वो डियोडनम ही है। क्यों ये डिफिकल्ट पार्ट है डियोडनम? क्योंकि डियोडनम के पास में ही प्रेजेंट है लीवर लीवर एंड लीवर और पैंक्रियास। लीवर से ही है, लीवर के पास ही है गॉल ब्लैडर और फिर यहीं पे प्रेजेंट है मेरे पास पैनक्रियास। डियोडनम एक ऐसा है जैसे कि होता है ना किसी भी कंपनी के अंदर एक मेन इंचार्ज या फिर एक टीम लीड ऐसा होता है भाई, आसपास में जो भी कुछ चल रहा है ना सारी इंफॉर्मेशन आके उस टीम लीड के पास आती है ना? ऐसे ही होता है। जैसे कि आप लोगों के सबके डाउट्स है, आप लोग एक दूसरे से डाउट्स ना पूछ के सारे डाउट्स मुझसे पूछते हो, तो ऐसे ही हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मेन हमारा फोकस है वो डियोडनम है। क्योंकि डियोडनम के अंदर ही लीवर का भी सिक्रीशन आएगा, गेल ब्लैडर का भी सिक्रीशन आएगा और मेरे पैंक्रियास का भी सिक्रीशन आएगा। इन सब की ओपनिंग आएगी किसके अंदर? डियोडनम के अंदर। उस कौन सी डक्ट के थ्रू आएगी उसको बोलेंगे हम आपका पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके थ्रू हमारा सब कुछ पास ऑन होके किसके अंदर आने वाला है? डियोडनम के अंदर आएगा। इसीलिए डियोडनम मेरा यहाँ पे मेन फोकस हो गया। जेजुनम इलियम को मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ क्योंकि डियोडनम के बारे में मैं थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है। डियोडनम के अंदर बोला जाता है कि भाई इसके पास एक स्पेशल टाइप की, जैसे मेरे स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। डियोडनम के अंदर प्रेजेंट होती है
Brunner's gland. ये आप लोगों को याद रखना है। ब्रूनर्स ग्लैंड इसके पास प्रेजेंट हो रही है। अब यही ब्रूनर्स ग्लैंड हमारा क्या सिक्रीट करती है? सीसीके। सीसीके क्या है? मैम कोलियोसिस्टोकिनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन सिक्रीट करता है कौन? ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। और ये कोलियोसिस्टोकाइनिन पता है क्या काम करता है भाई? गॉल ब्लैडर जितना तूने अपने अंदर बाइल सिक्रीट करके रखा हुआ है वो सारा का सारा किसको दे दे? ड्यूओडेनम को दे दे। गॉल ब्लैडर जितना तुमने अपने अंदर बाइल सिक्रीट करके रखा है वो सब कुछ ड्यूओडेनम को दे दे। इसके लिए इसको सीसीके सिक्रीट करना पड़ता है। फिर हमारे पैनक्रियास के अंदर सिक्रीट होता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस। ये सीसीके हमारे पैनक्रियाटिक जूस को बोलेगा कि भाई तुम पैनक्रियाटिक जूस अकेले मत आओ, तो हम अपने अंदर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेके आओ। तो ये क्या कराएगा? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कराएगा। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कराएगा। बताओ ये चीज समझ में आई सबको? सीसीके होता है पॉलीसिस्टोकाइनिन। ये होगा बच्चों, ठीक है मैम? बोलो जल्दी। कोई पीछे से बोल रहा है, उसकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा चैट सेक्शन में लिख दो होगा। हाँ करीना कुछ बोल रहे हो? मैम मैं ये बोल रही थी कि पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस के अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारा ये सीसीके सिक्रीट कराएगा। हाँ ये सीसीके इसको बोलेगा कि भाई आपने अपने अंदर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी लेके आओ, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उनका भी रोल मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या होता है। यहाँ तक तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना जो आप लोगों को अब तक याद नहीं हुआ होगा? नो मैम। सब कुछ याद हो गया? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट सबको याद रखना है कि ये क्या होता है। फिर इसके बाद ड्यूओडेनम के बाद मेरे पास आया जेजुनम और इलियम। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये तीनों के तीनों किसके पार्ट है? ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं इट इज द कंप्लीट साइट फॉर डाइजेशन। मतलब ये साइट है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, जहां पे सारा डाइजेशन होगा। अब वो स्टार्च हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कुछ भी हो, हर किसी का डाइजेशन मेरे को यहीं पे कराना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ड्यूओडेनम, जेजुनम। मतलब नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन टर्म हम यूज कर देते हैं कि इनके पास प्रेजेंट होता है क्रिप्स ऑफ Liverpool. तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई ये क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो आप बोलोगे आंसर क्या पे प्रेजेंट होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। में। और एग्जैक्टली क्या है क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून? ये क्या होता है? जैसे हम लोग इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना कि भाई एलिमेंट्री कैनाल बनी किससे होती है, तो हम लोग देखें एलिमेंट्री कैनाल के सबसे इनर साइड में विलायस प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना? अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है? वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे कंप्लीट हर एक कंपोनेंट का डाइजेशन हो रहा है, तो मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी मेरे को यहीं पे कराना पड़ेगा ना। ये क्या करता है? जो इसकी विलाइज होता है वो अपने आप को छोटे छोटे क्रिप्ट्स में कन्वर्ट कर लेता है, उन्हीं को हम क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरक्यून बोल देते हैं। और यही क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरक्यून के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैनिथ सेल्स। देखो ऊपर वाली सेल से कंफ्यूज मत होना, वहां पे पैप्टिक सेल्स है, यहाँ पे पैनिथ सेल है। ओके मैम, ठीक है, पैनिथ सेल्स ये सिक्रीट करता है। और ये पैनिथ सेल्स जनरली एंटी बैक्टीरियल एंजाइम अपने अंदर से प्रोड्यूस करेंगे। पैनिथ सेल्स का काम होता है सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स। इसके अलावा आपका क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून से ही अर्जेंटाफिन सेल्स भी प्रोड्यूस होती है। अर्जेंटाफिन सेल्स, अब ये अर्जेंटाफिन सेल्स अपने अंदर से दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जिनके फंक्शन मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए हैं, सोमैटोस्टेटिन और दूसरा मैम सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, राइट। तो अब तक
डिओडनम तक सब कुछ क्लियर था। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और उसके अंदर ग्लैंड्स होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, वो सीसीके सिक्रेट करती है। लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया और पैनक्रियाटिक, सबका सिक्रेशन डिओडनम के अंदर आएगा। और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्रिप्टोफ्लाविकिन प्रेजेंट होता है। 2 टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करती है, पैनिक सेल, अर्जेंटाफिन सेल्स। पैनिक सेल्स का काम होता है कि जितना भी पैनिक हो रहा है हमारे फूड के अंदर पैनिक इन द सेंस कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी एंटी बैक्टीरिया वगैरह आया है, उसको किल करने के लिए एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। अर्जेंटाफिन सेल्स अर्जेंट में काम करेगी, सोमैटोस्टैटिन और सेरोटोनिन, ये 2 एंजाइम सिक्रेट करके। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट? मैम हाँ जी, मैम यहाँ पे ये अर्जेंट जो आपने बोला, ये मैम कोई पार्ट है या फिर आप इमरजेंसी को बताना चाहते हो? नहीं मतलब याद रखने के लिए मैम ये अर्जेंट। जो है ये म्यूकस Urgent. सेल्स का पार्ट हो सकता है ये? क्या क्या? मैम म्यूकस सेल जैसे हमने ऊपर में पढ़ी है, ये म्यूकस नेक सेल जो अब म्यूकस सिक्रेट करती है, इसके पार्ट्स हो सकते हैं ये जो है अर्जेंटाफिन। अर्जेंटाफिन इसके पार्ट नहीं हो सकते क्योंकि क्रिप्टोफ्लाविकिन ही सिक्रेट करती है। क्रिप्टोफ्लाविकिन की ऐसे कि उनके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके मैम। चलो ये याद रखना है आप लोगों को। और क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? मैम मैं- इन 2 हार्मोन्स के फंक्शन बता दो एक बार। इनके फंक्शंस बताओ बच्चों, क्या क्या होंगे अर्जेंटाफिल्स और सेरोटोनिन के? मैम सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट कर रहा है, इसका मतलब सप्रेस करेगा रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव हार्मोन्स को। और सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर का कमाल करता है। सोमैटोस्टेटिन क्या काम करता है ना, जब मैं आपको पैनक्रियाज पढ़ाऊंगी ना, पैनक्रियाज में आपका अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है। अल्फा सेल्स ग्लूकागन सिक्रीट करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती है। उन दोनों के सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है ये सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, जो कि डेल्टा सेल से सिक्रेट डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो वो आप देखो डेल्टा सेल से हमारा सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट हो रहा होगा, तो इसका मतलब हमारा वो डिओडनम के अंदर प्रेजेंट आया होगा कहाँ से? पैनक्रियाज से। और इन्होंने लिख दिया कि अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं, उनके अंदर सोमैटोस्टेटिन और सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है। या क्योंकि क्वेश्चन जिस वे में आता है ना, मैं उस वे में आप लोगों को याद करा रही हूँ चीजें सारी। डन? डन मैम। मैम डन मैम। Yes, ma'am. बोलो बोलो। मैम जो ड्यूडेनम है, ये जब ब्रेनर ग्लैंड्स को रिलीज करता है, तो ये पैनक्रियास को एक्शन देता है कि तुम एंजाइम बनाओ। डिओडनम के अंदर ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो ग्लैंड सीसीके सिक्रीट करती रहती है। जैसे हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोग देखते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस सिक्रीट होता है, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, ऐसे यहाँ पे ब्रूनल ग्लैंड सीसीके सिक्रीट करता रहता है। नहीं, ये पैनक्रियास को क्या कहता है? ये सीसीके का फंक्शन मैंने बताया था। सीसीके का फंक्शन ये था, बेटी पास कर इधर पास कर। मम्मी दीजिए ना। खुशी तो क्या बता रही थी मैं? सीसीके क्या काम करता है? 2 चीजों पे फंक्शन करता है। गॉल ब्लैडर के अंदर से बाइल को सिक्रीट कराता है कि भाई आप अपने अंदर से बाइल को रिलीज करो। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कराता है। ओके, 2 फंक्शन है इसके। ठीक है, यहाँ तक हमारा इतनी चीजें सब कुछ क्लियर है कि डिओडनम जेजुनम तक हमारा क्या क्या होता है। अभी जरा साथ साथ ये लीवर भी देख ले हम लोग। लीवर में क्या क्या चीजें मेरे को याद रखनी पड़ती है। यस Yes, मैम। अब लीवर के अंदर हम लोग क्या क्या याद रखते हैं? सबसे पहले लीवर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेरे पास? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल। जिसके साथ साथ हमारी लीवर की इंटरनल लाइनिंग को क्या बोलते हैं? लीवर की इंटरनल लाइनिंग्स ग्लाइसम्स कैप्सूल, एग्जैक्टली। इसके साथ साथ हमारे लीवर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कफर सेल। कफर सेल्स। ये कफर सेल्स नेचर पे क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई इन कफर सेल्स का नेचर कैसा है? इन कफर सेल्स का नेचर है, दीज आर द फेगोसिटिक इन नेचर। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कफर सेल्स के फेगोसिटिक इन नेचर। और हमारी जो लीवर होता है ग्लाइसम्स कैप्सूल्स का बना होता है।
और लीवर का वेट 1.5 kg होता है। लीवर कितने लोब होता है? दो लेफ्ट और राइट लोब। ठीक है, डायग्राम वगैरह तो सब कुछ क्लियर है ना। दोनों लोब से जब आपका डक्ट निकल रही है उनको राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक Yes, डक्ट ma'am. है। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। फिर ऊपर Yes. लेफ्ट राइट मिलके कॉमन डक्ट बना लेती हैं। कॉमन डक्ट और इधर से आने वाली सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बाइल डक्ट बना लेंगे। Bile duct. पैनक्रियाज से आएगी पैनक्रियाटिक डक्ट, तो पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट वो दोनों मिलके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना लेंगे। ठीक है, अब हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जब मेरे ड्यूोडेनम के अंदर ओपन होगी, वहां पे भी तो एक ना एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. तो स्फिंक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी ड्यूोडेनम के अंदर। फिर इसके बाद आएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या किसी चीज का डाइजेशन करती है? वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर? मैम 3 पार्ट होते हैं, कैशियम, कोलोन, रेक्टम। सीजम, कोलोन, Rectum. अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि जो इसका सीजम वाला पार्ट होता है ना, ये अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है क्या? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीजम वाला पार्ट प्रोड्यूस करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके साथ साथ एक आप लोगों ने टर्म सुना होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है सीजम के पास ही। उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जिसके पास सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो सीजम होगा। और वेस्टिजियल ऑर्गन कहाँ पे होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन भी सीजम के पास होता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर। डन? मैम Yes, ma'am. जी, ये स्मॉल ब्लाइंड सेक क्यों कहते हैं? इसको मैम इसी को सीजम बोलते हैं स्मॉल ब्लाइंड से, क्योंकि इसके पास सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ओके मैम। इसीलिए बोल देते हैं इसको। फिर हमारे पास लास्ट रेक्टम, और रेक्टम की पोस्टीरियर ओपनिंग क्या होगी? एलिमेंट्री कैनाल की पोस्टीरियर ओपनिंग इज एनस। एंटीरियर ओपनिंग माउथ। डन यहाँ तक सब कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेनली तो हमारा यहीं पे हो गया है फिनिश। फिर पैनक्रियाज रह गया है, पैनक्रियाज पे भी देख लो। मैम लिवर में 2 लोब्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? मतलब वो लोब्स बेसिकली होते क्या है? ये 2 ये में लीवर डिवाइड। है, ये लीवर है इधर हमारा, ये मेरा लेफ्ट लोब, ये मेरा राइट लोब। ऐसे जैसे हार्ट के अंदर होता है ना, हार्ट के अंदर लेफ्ट और राइट होता है, ऐसे लीवर के अंदर लेफ्ट राइट होता है। और जो गोल ब्लैडर होती है वो आउटसाइड प्रेजेंट होती है लीवर। ऐसे प्रेजेंट होते हैं ऐसे। लीवर की इनर लाइनिंग को क्या बोलते थे? ग्लाइसोन, ग्लाइसोन्स कैप्सूल दिखाया था ना शायद इधर, यहाँ पे लिख लो ग्लाइसोन्स कैप्सूल। मैम मतलब लिवर पूरा पार्ट नहीं है, 2 बना है। हाँ जी, मैम लीवर एक पूरा पार्ट नहीं है, 2 अलग अलग पार्ट से बना है। हमारा हार्ट कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। क्या हम ये बोलते हैं हमारे पास 4 हार्ट है? No, ma'am. इसके अंदर चैम्बर्स बने हुए हैं। घर हमारा एक होता है, घर के अंदर छोटे छोटे रूम्स बने रहते हैं, नहीं घर तो एक ही बोलते हैं। ऐसे लीवर एक है, उसके अंदर चैम्बर्स बने हुए हैं। ठीक है, Okay, ma'am. पैनक्रियाज के अंदर मेरे पास कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? Pancreatic अल्फा cell. सेल, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। ये 3 टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करती है, अल्फा सेल्स, बीटा और गामा। बीटा सेल्स, डेल्टा और गामा डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, बीटा
भी करता है Somatostatin. secretion को। सोमैटोस्टेटिन सेल्स सिक्रीट करता है, मतलब सोमैटोस्टेटिन एंजाइम सिक्रीट करता है, ये जो इनहिबिट करेगा अल्फा और बीटा के सिक्रीशन को। अब ग्लूकागन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ये तो इतना ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, नो मैम। सबको पता है। इंसुलिन के फंक्शन से याद रखते हैं बस हम लोग, इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है। ये हो गया हमारे पास। ग्लूकोज को फिर आता है हमारे पास वो आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा दूंगी एक बार, जरा अपने चार्ट पे चलता है कि जितना इसमें लिखा हुआ है ना, वो एक एक वर्ड हम लोगों को क्लियर हो गया नहीं हो गया है। देखो हाईलाइट करते चलेंगे। ये क्या हो गया, मैं एक बार आपने जहाँ पे लिखवाया है वो शो कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। एक ही स्क्रीन में नहीं आ पाएगा ये, देखना अभी दिख रहा है ना सारा। यस मैम। ले लो जल्दी से। देखो मैम एक मिनट। डन मैम। हाँ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। आ जाओ 5 मिनट में इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है और मेरे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड में मेरे पास लीवर आ जाता है और पैनक्रियाज आ जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेके एनस तक का पूरा पार्ट आ जाता है। कितनी होती है ये, 9 मीटर। सेंटीमीटर आएगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना एग्जाम में। नो मैम। माउथ है सबसे पहले। माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर टंग प्रेजेंट होती है और टीथ प्रेजेंट होता है। टीथ की क्वालिटी होती है कि भाई टीथ मेरे पास थीकोडॉन टीथ होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं और डाइफाइडोन। ठीक है। माउथ के अंदर जितना पूरा का पूरा पोर्शन है उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और उसके बाद मेरा कॉमन पैसेज आ जाता है जिसके थ्रू फूड पास ऑन होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका फेरिंग्स। इसके अंदर टीथ और टंग। टीथ क्या है हमारे पास, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्रेनुलम से अटैच होता है और हमारी टंग के ऊपर ही पेपिलास प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होती है। ईसोफेगस आ गया, थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो नेक के थ्रू पास ऑन होती है, थॉरेक्स रीजन में जाती है और डायफ्राम तक प्रेजेंट होती है वो। फिर उसी के अंदर ईसोफेगस जब स्टमक के अंदर ओपन होगा उसको बोलेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है, अपर लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होता है। 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया, कार्डियक, फंडक एंड पाइलोरिक। बॉडी वाला पार्ट भी लिखना चाहो इसके अंदर लिख लेना, ठीक है। फिर स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होगा विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, डियोडनम, जेजुनम, इलियम। डियोडनम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, सी शेप वाला पार्ट, उसके अंदर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट भी ये जाके ओपन होगी और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को रेगुलेट करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और उसके पास होती है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन्स। सीसीके, है ना, सीसीके सिक्रीट करती है बिकॉज सीसीके का काम होता है गैलब्लैडर पे वर्क करना और थोड़ा सा पेनक्रियास पे वर्क करना, उसके अंदर जूस वगैरह इनमें एंजाइम्स प्रोड्यूस करा देना। ये ब्रूनर्स ग्लैंड हो गया हमारा। पैनिथ सेल्स कहाँ पे सिक्रीट हो रही थी, पैनिथ सेल्स क्रिप्स ऑफ लाइबर्क्यून कौन बना रहा था, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाइज होती है वही छोटे छोटे क्रिप्स बना लेते हैं, उनको क्रिप्स ऑफ लाइबर्क्यून हम बोल देते हैं। जेजुनम क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट है। इलियम हाईली कॉइल्ड है, इंपॉर्टेंट है, सबसे हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन होता है, इलियम होता है। तो जाके ओपन किसके अंदर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट मेरे पास सीजम, ब्लाइंड सेक, ये होस्ट करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी के अंदर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आता है कॉलन। कॉलन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ये मेरे पास असेंडिंग, फिर ये ऊपर ऐसे ट्रांसवर्स, देन ये हमारे पास डिसेंडिंग एंड देन यहाँ पे सिग्मोइड जो कि ओपन होता है आपका रेक्टम के अंदर। क्लियर। पैनक्रियास, पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। पैनक्रियास के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होता है, अल्फा, बीटा और
गामा। डेल्टा इसके अलावा पैनक्रियाज जूस भी डेल्टा पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स होता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। याद है ना ये भी? ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट कराता है? ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट कराता है? एंटेरोकाइनेज। व्हाट इज एंटेरोकाइनेज? हार्मोन। मैम एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और फिर ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन में। ये हम लोगों को याद रखना है यहाँ पे। और देन उसके बाद फिर ये काइमोट्रिप्सिन क्या काम करता है? काइमोट्रिप्सिन मेरे प्रोटीन वगैरह हो गए, प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोसिस, जिनका मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन स्टमक के अंदर हुआ था, वो उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में फाइनली जाके कन्वर्ट हो जाएंगे हमारा। क्लियर है? यस मैम। तो अब एंटेरोकाइनेज, अब एक टर्म हमने एक चीज डिस्कस किया, एंटेरोकाइनेज। क्या होता है एंटेरोकाइनेज? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, सुनो, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है म्यूकोसा। अब ये म्यूकोसा क्या है, ये हिस्टोलॉजी पे आ जाते हैं एक बार हम लोग। हिस्टोलॉजी में अगर हम लोग देखें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं सेरोसा। सेरोसा के इनर साइड में होते हैं मस्कुलरिस। ये देखो सबसे बाहर की साइड सेरोसा, फिर मस्कुलरिस। मस्कुलरिस 2 पार्ट में कन्वर्ट होती है, इनर जिसके अंदर सर्कुलर सेल्स प्रेजेंट है, और एक आउटर जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो मेरी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है वो अपने अंदर से सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है आपका? एंटेरोकाइनेज सिक्रीट करती है। तो फिर जैसे ही मेरे पास पैनक्रियाज का सारा ये एंजाइम ड्यूोडेनम के अंदर आएंगे, ठीक है, ड्यूोडेनम के अंदर जो म्यूकोसा होगी, हिस्टोलॉजी की जो म्यूकोसा होगी, वो एंटेरोकाइनेज सिक्रीट करेगी। ये एंटेरोकाइनेज इसके काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा देगा। क्लियर? यस मैम। ये याद रखना है आप लोगों को। इंटेस्टाइन की ग्लूकोसा सिक्रीट करते हैं ना। हाँ, एंटेरोकाइनेज जो होता है हमारा, वो आपकी म्यूकोसा सिक्रीट करती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि बाइल जूस के अंदर से 2 पिगमेंट रिलीज होते हैं, बाइलरुबिनिन ऐसे? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हो सकता है। मैम बायोजूस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के अलावा? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, यही 2 याद रखने पड़ते हैं बस हमें। मैम वो एक क्वेश्चन था ना, तो उसमें और भी एंजाइम्स वगैरह लिखे हुए थे बाइल के अंदर। यस मैम। के अंदर नहीं होते, पैनक्रियाज के अंदर। सॉल्ट्स भी होते हैं ना। बाइल के अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज बाइल का काम होता है सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफिकेशन कराने का, और इमल्सिफिकेशन के लिए मेरे को लाइपेज की जरूरत पड़ती है सिर्फ। ये होता है। में तो मैम इतना डीप में तो नहीं जा रखा है ना। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जितना मैं करा रही हूँ वो, उसके बाद बस एनसीईआरटी पढ़ लेना। ये चैप्टर ऐसा है बच्चों, इसकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, बहुत बार पढ़नी है और आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है फूड कंपोनेंट। अगर फूड मेरा स्टमक के अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए टर्म यूज करता है। क्या टर्म यूज करता है? और बॉलस किसके लिए यूज करता है? एग्जैक्टली, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यहाँ तक। और क्या रह जाता है आपका? हिस्टोलॉजी देख लो फटाफट से। हिस्टोलॉजी याद, सीक्वेंस याद रखनी है, आउटर से इनर और इनर से बाहर भी। सबसे इनर साइड में ल्यूमन, फिर बाहर विलायस, फिर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा, ऐसे प्रेजेंट होता है। स्टमक के अंदर हम देखें, स्टमक के अंदर मैंने बोला था भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्टमक के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? हिस्टोलॉजी में। कैसे? ऑब्लिक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम र्यूगीज बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करके ऐसे र्यूगीज प्रेजेंट होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे मैंने आपको बोला था क्या प्रेजेंट होता है? क्रिप्स ऑफ क्योंकि उसके अंदर जो विलाई होता है छोटे छोटे क्रिप्स बना के रख लेता है, जिनको हम ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टाइप से वो दिखाई देता है। विलाई, माइक्रोविलाई या रूगी, तीनों का काम क्या होता है? तीनों का इंक्रीज करना सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
Villi supply with blood capillaries and lacteal lymph vessels, gastric glands, goblet cells and crypts of Lieberkühn present in mucosa. अब देखो ये वाली चीज, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे, स्टमक में, है ना, तो वो कहाँ पे, म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है आपका स्टमक के म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल्स भी म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है, और क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून किसके, स्टमक के, सॉरी इंटेस्टाइन के, क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के अंदर मॉडिफिकेशंस है विलाई की फॉर्म में। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे बताया था, ड्यूोडेनम के अंदर, तो ड्यूोडेनम में किसका है, सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है, ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोसा के अंदर। मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इवेंट्री कैनाल कैन बी मॉडिफाइड बाय न्यूरल मैकेनिज्म, इस सब मत याद रखना, बस याद रखना ब्रूनर ग्लैंड आपका ड्यूोडेनम के अंदर होता है, किसका है, सब म्यूकोसा, इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। एपिग्लोटिस वही क्या करता है आपका, विंड पाइप या ट्रेकिया को कवर अप करके रखता है। स्पिंक्टर मस्कुलर स्ट्रक्चर, स्पिंक्टर्स भी मैंने आपको बता दिया, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर और स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, 3 स्पिंक्टर हमें रखने होते हैं। टीथ्स पे आ जाओ, 3 टाइप के टीथ्स हो गए, थीकोडोंट जो सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड है, हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ, डाइफाइडोंट जिनका 2 लाइफ स्पेन्स होता है। डेंटल फॉर्मूला फॉर एलएल 2123 डिवाइडेड बाय 2123। पहले हमारे पास टेम्पररी टीथ होता है जो रिप्लेस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ परमानेंट टीथ। टीथ के ऊपर हार्डेस्ट कवरिंग प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एनेमल, और एनेमल के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एमिलोब्लास्ट सेल्स। ये एनिमल के जस्ट नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने लीवर के ऊपर। लीवर में वही अगेन हम लोगों को हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट याद रखने हैं। गार्ड कौन करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई करता है। ये मेरा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्वेश्चन आ जाता है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज नॉन एज, ठीक है। पैनक्रियास की डक्ट को पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। जो ऊपर से लेफ्ट और राइट लीवर के लोब से जो आ रही है उसको बोलेंगे हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके क्या बना रही है, कॉमन डक्ट। ये सब आके ड्यूोडेनम के अंदर ओपन। हमारे पास पैनक्रियास, पैनक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है एज वेल एज हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ये हो गया। फिर इन्होंने सिस्टमेटिक फ्लो दिया हुआ है कि भाई लीवर है, लीवर से बाइल गया, हिपैटिक डक्ट में आया, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर आया और बाइल किधर से भी आया, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट मतलब कहाँ से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से आ रहा है। फिर कॉमन बाइल में ओपन हुआ, फिर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ड्यूोडेनम के अंदर आ गया है। लीवर के अंदर छोटे छोटे हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो लीवर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। लीवर किसके थ्रू कवर्ड अप होता है, ग्लाइसोन्स कैप्सूल के थ्रू कवर्ड अप होता है। लीवर के अंदर जो हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होती है जो बाइल को सिक्रीट करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाइल को कौन सिक्रीट करता है, हिपैटिक सेल सिक्रीट करती है। ये अरेंज होता है कोड्स के थ्रू। कोड्स का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बना के ऐसे अरेंज होता है। डन। यस मैम। फिर इसके बाद ये डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पूरा का पूरा चार्ट आप लोग पढ़ लेना। स्लेवरी ग्लैंड है, सब ग्लैंड्स मैंने आप लोगों को बता दें, इनकी लोकेशन क्या है, पीएच क्या है, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या इनके फंक्शन होता है, सब वही है। लीवर के अंदर बाइल सिक्रीट होता है, बाइल सॉल्ट होता है, पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। पैनक्रियास के अंदर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब पढ़ लेना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में आ गया आपका ब्रूनर्स ग्लैंड्स। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीसी के प्रेजेंट होता है। क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून आ गया हमारे पास। ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, देखो एंटेरोकाइनेज लिखा हुआ है, एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। एंड फिर वही ट्रिप्सिन किसको करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। मैम एक बार तीसरे वाले का नाम बताना मैम, ट्रिप्सिनोजन और कीमो के अलावा। कार्बोक्सीपेप्टाइड, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। फिर अगर हमारा जो फूड है वो माउथ के अंदर सबसे पहले डाइजेशन किसका स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ में, स्टार्च, ठीक है। बोलेंगे बोलस, फिर जब वो स्टमक के अंदर आएगा तब हम उसको बोल देंगे काइम, ठीक है। अब स्लाइवा कहाँ पे सिक्रीट होता है, बक्कल कैविटी के अंदर सिक्रीट होता है, स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है स्लाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या काम करता है, स्टार्च
को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इन्होंने लोकेशन दिया हुआ है कि भाई हमारा जो स्लाइवा होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे होता है, कोई प्रोटीन में काम नहीं करता, कोई फैट पे, कोई न्यूक्लिक एसिड में काम नहीं करता। फिर स्टमक के अंदर आया, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या, हमारा स्टमक के अंदर फूड 4 से 5 आवर तक स्टोर रह सकता है। स्टार्च का कोई डाइजेशन नहीं होता गैस्ट्रिक हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक और सिर्फ किसका करता है, प्रोटीन का करता है। कैसे, सबसे पहले पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन को HCl वर्क करके पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, फिर वो प्रोटीन को पेप्टोन प्लस प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देगा। जो रेनिन होता है, रेनिन को भी अगेन प्रोटियोसिस पेप्टोन्स इसमें कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज बहुत कम इंपॉर्टेंट, मतलब फैट जो हमने खाया ना वो स्टमक के अंदर बहुत कम अमाउंट में डाइजेस्ट होगा, बहुत कम अमाउंट में। फैट को जनरली डाइजेस्ट करने का काम होगा हमारे बाइल का। बाइल सिर्फ और सिर्फ पेट पे वर्क करेगा, डाइजेस्ट भी नहीं करता, सिर्फ इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे मिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स में उसको कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ हमारे लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करा देता है। फिर ये लाइपेज फैट का डाइजेशन कराता है प्रॉपर। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर फिर वही आपका जो हमने स्टमक के अंदर, हमारा माउथ के अंदर हमने सेमी डाइजेस्टेड छोड़ा था स्टार्च को, वो स्टार्च को हमारा पैनक्रियाटिक जूस उसके ऊपर वर्क करता है। फिर पॉलीसेक्राइड स्टार्च को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिनोजन पहले ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज, फिर वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा। इन सब का काम क्या होता है कि भाई जो हमारे स्टमक ने प्रोटीन को हाफ डाइजेस्टेड छोड़ दिया है, पेप्टोन प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर दिया, उन पेप्टोन प्रोटियोसिस को हम डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दे। फिर इन डाइपेप्टाइड को फाइनली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अमाइनो एसिड में ब्रेक कर दे, बिकॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड ना। मैम कब तक होगी क्लास बेटा, अभी तो 1 आवर ही हुआ है, अभी से थक गए। फैट आ गया हमारे पास। फैट के अंदर क्या हुआ, फैट के ऊपर अगेन वो लाइपेज वर्क करेगा, उसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में वर्क कर देगा। न्यूक्लिक एसिड्स पे भी वर्क करता है, क्योंकि हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लियेज भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट उसको कर देंगे। क्लियर। अगर मेरे को न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कराना है तो एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोसाइड को कराना है तो न्यूक्लियोसाइडेज। फिर आता है मेरे पास स्यूकस एंटेरिकस। अब ये स्यूकस एंटेरिकस क्या चीज है, मेरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपने अंदर से जो जूस प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं स्यूकस एंटेरिकस। सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो मेरा म्यूकोसा लेयर होती है वो सिक्रीट करती है अपने अंदर से। और स्यूकस एंटेरिकस के अंदर बहुत सारे अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे कि माल्टोज को कन्वर्ट कराने के लिए माल्टेज होगा, लेक्टोज को कराने के लिए लेक्टेज होगा, सुक्रोज को कराने के लिए सुक्रोज, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। क्योंकि हमें पता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो मेरे को कंप्लीट डाइजेशन कराना ही कराना है, बिकॉज इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। फिर हमारे पास जो डाइपेप्टाइड आ गए थे वो डाइपेप्टाइड को अगेन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा देगा। ऊपर से जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड आए थे उन सबको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, जो न्यूक्लियोटाइड आ गए थे उनको लास्टली शुगर प्लस नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा है ये वाला फंक्शन, सब स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, मोनोमर्स में कन्वर्ट हुआ है। यस मैम। बस ये इनको बताया। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सब कुछ डाइजेस्ट करा दिया है बहुत इजीली। अब मेरे को क्या कराना है भाई, ये जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड इसको अब मैं एब्जॉर्ब कराना शुरू कर दूं, मतलब मेरे को एब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा डाइजेस्टेड फूड का। एब्जॉर्प्शन कराने के लिए 2 मैकेनिज्म है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव अगेन हमें पता है उसके अंदर एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी, नहीं लगेगी एनर्जी, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा कि एक जगह पे फूड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक जगह पे फूड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ज्यादा से कम की साइड मूव कर जाएगा। मैकेनिज्म हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। एक्टिव के अंदर मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, याद है ये वाली चीज, पूरा मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म समझाया था इसमें भी। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा, तो याद रखना जितने भी मेरे पॉजिटिव आयंस वाले होंगे उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई सोडियम आयन है आपके पास, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव होगा। पोटेशियम है, कैसा होगा, एक्टिव होगा। कोई नेगेटिव आयन पूछेंगे तो उसका हमेशा पैसिव होगा। और जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, इनका एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, एक्टिव पैसिव दोनों उनका हो सकता है। ये चीज समझ में आया? यस मैम। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह पढ़ने की जरूरत है। माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग, सर्टेन ड्रग्स, स्टमक, ये सब भी मत पढ़ना।
एक मैंने आप लोगों को फैट में इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस समझाया था कि भाई फैट के ऊपर सबसे पहले मेरा बाइल जूस वर्क करता है, बाइल जूस उसको छोटे छोटे मिसल्स या ड्रॉपलेट्स में करा दे, नहीं, ठीक है, ड्रॉपलेट। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कराता है, फिर हमारे पास लाइपेज एक्टिव हो जाता है, फिर वो लाइपेज हमारे एग्जैक्टली फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। वहां पे एक टर्म थी काइलोमाइक्रोन, क्या था वो टर्म? काइलोमाइक्रोन, ये लिखा हुआ भी है देखो यहाँ पे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। काइलोमाइक्रोन का मतलब ये होता है कि जब मेरा फैट ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ट्राइग्लिसराइड मतलब उसके अंदर 3 मोनोमर्स अटैच्ड है अभी, और प्रोटीन, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में वो बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। मैम ये प्रोटीन कोटेड लेयर होता है ना? हाँ, प्रोटीन कोटेड लेयर ये होता है, तो प्रोटीन प्लस ट्राइग्लिसराइड को मिला के बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ये बन जाता है, मतलब फैट के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं एंड में जाके, उनको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। फिर बाद में वो हमारा एपिथेलियल सेल्स उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है काइलोमाइक्रोन कहाँ पे बनता है? काइलोमाइक्रोन हमारे फैट के इमल्सिफिकेशन के टाइम पे बनते हैं। क्लियर? यस मैम। मतलब लाइपेज जो होगा उसको बिल्कुल ड्रॉपलेट से तो ऑलरेडी वो पहले कन्वर्ट हो चुका है, लाइपेज उसे ग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, तो वहां पर वो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड ऐसा आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले वो ट्राइग्लिसराइड बनेगा, फिर डाइग्लिसराइड बनेगा, फिर मोनोग्लिसराइड बनेगा, फिर मोनो को बाद में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ऐसे होता है पूरा मैकेनिज्म। डन। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना, या फिर कुछ मिनरल्स वगैरह या ड्रग्स वगैरह इन सबको एब्जॉर्ब करना, ये काम होता है। तो फिर आता है हमारा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन करा लिया हम लोगों ने, एब्जॉर्प्शन कराएंगे, फिर एसिमिलेशन कराएंगे, फिर इजेशन, ये तो प्रोसेस पड़ता है ना। यस। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। एसिमिलेशन का मतलब कि भाई जो आप लोगों ने फूड को डाइजेस्ट करा लिया है, उस फूड से अब एनर्जी प्रोड्यूस कराओ। एब्जॉर्प्शन पूरा हो चुका है, अब उससे एनर्जी प्रोड्यूस कराने के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोल देते हैं। 2 डिसीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, क्वाशियरकर और मेरिस्मस। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्वाशियरकर का मतलब जब हमारा बहुत ज्यादा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम आपका क्वाशियरकर। मतलब होता दोनों के अंदर प्रोटीन में है, लेकिन दोनों के सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। यस मैम। क्वाशियरकर के अंदर क्या आप लोगों को इमेज भी दे देता है, और इमेज दे के भी पूछ लेता है क्वाशियरकर या मेरिस्मस है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? मैम क्वाशियरकर में पेट बाहर आ जाता है और मेरिस्मस में दिखने लग जाते हैं, लिम्स दिखने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे ये होने लगे, मतलब क्वाशियरकर के अंदर जो टमी होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्वेलअप हो जाता है, और मेरिस्मस के अंदर बिल्कुल आपकी बोन्स तक दिखने लग जाती है, ऐसे हो जाता है वहां पे, बहुत ज्यादा थिनिंग हो जाती है, फेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल्स वगैरह आने लग जाते हैं, ये होता है। तो क्वाशियरकर के अंदर बॉडी पार्ट्स के अंदर स्वेलिंग होगी, मेरिस्मस के अंदर बॉडी पार्ट का श्रिंकेज होगा, होगा दोनों के अंदर वही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। क्लियर? यस मैम। चलो, फिर एनर्जी वैल्यूज के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने पूरा दिन में इतना इतना प्रोटीन खाया, इतना कार्बोहाइड्रेट खाया, तो बताओ मेरे को कितनी एनर्जी मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मेरे को 4.1 किलो कैलोरी, मतलब ऑलमोस्ट, देखो ये हमारे पास है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, हमें याद रखनी पड़ती है सिर्फ फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अगर मैंने 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया प्लस 5 ग्राम फैट लिया प्लस 12 ग्राम प्रोटीन लिया, तो बताओ मैंने पूरा दिन में कितनी कैलोरीज ली? कैलकुलेट करो जल्दी से। पता होगा ना कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मेरे को 4 कैलोरीज मिलेंगी, 1 ग्राम फैट से मेरे को 9 मिलेंगी, प्रोटीन से 4 मिलेंगी। मल्टीप्लाई कर करके और ऐड ऑन कर दो। मनोज, मनोज नहीं है क्लास में?
मनोज आर यू देयर? यस मैम। इतना टाइम क्यों लगा बोलने में? मैम वो समझ आ गया ना कैसे निकाला ये कैलकुलेशन? बिकॉज आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आता है Yes, ma'am. कभी कभी। यस हो गया मैम। हो गया ना? फिर डिसऑर्डर्स पढ़ लेना, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के अंदर इन्फ्लामेशंस वगैरह आ जाना, जॉन्डिस, लीवर इफेक्ट होता है जॉन्डिस के अंदर, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ना, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, वो हमारे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। वॉमिटिंग का मतलब स्टमक का जितना कंटेंट है उसका इजेक्ट आउट होना। डायरिया, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन, फेसेस का रिटेन रहना कॉलोन के अंदर लॉन्ग टर्म तक, इरेगुलरली मूवमेंट होना, इनडाइजेशन, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना होना। क्वेश्चन बस वॉमिटिंग के ऊपर ये आ जाते हैं भाई, वॉमिटिंग का सेंटर रिफ्लेक्स सेक्शन कहाँ पे? तो वो होता है मेडुला के अंदर। डन सबको यहाँ तक? यस मैम। ये जो कैलोरीज वाला क्वेश्चन आएगा उसमें क्या कहते हैं, ये इन तीनों से कैलकुलेट करेंगे या इस साइड वाले से भी कैलकुलेट करना सकते हैं? नहीं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ही करना चाहिए। ठीक है। कैलोरीफिक, ग्रॉस कैलोरीफिक। एक क्वेश्चन आ रखा था मैम इस पे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलोरीफिक वैल्यू से करो तो उससे करना है, नहीं तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ही करते हैं हम लोग, कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी मिलती है। जैसे अब वो होता ना कि भाई कैलकुलेटेड तो 38 एटीपी था, मिल कितना रहा था मेरे को? 36, है ना? तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली निकाला कि भाई कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में मेरे को ये पता चल रहा है कि भाई इतनी एनर्जी मिलेगी, लेकिन एक्चुअली में मिल इतनी रही है। देखो ऑलमोस्ट सेम सही है, 4.1 का 4, 5.67 का 4, 9.45 का 9, एक्चुअल में इतनी मिल रही है। मैम प्रोटीन से 6 कैलोरी मिलती है ना? प्रोटीन से 6 कैलोरी, आई गेस 4 ही है। यस मैम। मैम जितनी ज्यादा कैलोरी मिलेगी उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी फिर हमें। हाँ, जितनी ज्यादा कैलोरीज जितना ना डाइट चार्ट्स होता है, डाइटिशियंस वगैरह होता है, तो अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग खाता है कि भाई उनको डाइटिशियन बता देता है कि आज आपको पूरा दिन में 120 कैलोरीज का इंटेक लेना है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई मैं इतना ग्राम प्रोटीन खा लेता हूँ, इतना ग्राम मैं फैट खा लेता हूँ, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ना कोई भी फूड प्रोडक्ट खाते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है कि इसके अंदर इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतना ग्राम। तो अगर एक चिप्स का पैकेट खाओ ना तो अपनी कैलोरीज काउंट करके देखना कि कितनी कैलोरीज आपने ली। मैम जैसे ये कहते हैं कि कैलोरीज बर्न हो गई, उसका मतलब क्या होता है? कैलोरीज बर्न होने का मतलब वही आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, इतनी आपने खाई थी और इतनी आपने बर्न कर दी कैलोरीज। ओके मैम। कैलोरीज का मतलब एक एनर्जी को मीजर करने की वैल्यू है सिर्फ ये, कि हम इस फॉर्म में एनर्जी को मीजर कर सकते हैं। ओके मैम। यस राधिका। मैम अभी जो आपने ना इमल्सिफिकेशन वाले में जो एक लास्ट पॉइंट बताया था वो दोबारा बता दोगे? इमल्सिफिकेशन मैंने बोला था कि बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है काइलोमाइक्रोन पे। काइलोमाइक्रोन क्या होता है? काइलोमाइक्रोन आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन ट्राइग्लिसराइड्स विद प्रोटीन। ठीक है, मतलब काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में हमारा जो फैट है वो एब्जॉर्ब होता है। अब बताओ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराऊं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस? बॉडी बिल्डर प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, फैट क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटीन ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन करा दीजिए। यस मैम। क्वेश्चन करा दो। तो मैं क्वेश्चंस का एक वीडियो भी आप लोगों को शेयर करती हूँ, रुक जाओ। फिर ब्रीथिंग एंड क्वेश्चंस एक्सचेंज ऑफ अभी कर गैसेस लेंगे ना, ब्रीथिंग एक्सचेंज करते हैं। मैम क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा Yes, थोड़ा ma'am. सा। बाद में कर लेंगे। मामा करा दो, मैम रिवीजन ही करते हैं। क्वेश्चन तो हम घर से भी कर लेंगे। चैप्टर ही रिवाइज करा दूं ना? यस मैम। अभी Yes, हो ma'am. बाद में नहीं हो पाएगा मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है चलो। मैम कितना टाइम और लगेगा? आप लोगों का फास्टिंग का टाइम तो 6 बजे से होता है ना? यस मैम। अभी बस 5 बजे तक कर ले। रिवीजन करा तो क्वेश्चन में तस्लीमा 5 बजे तक कर ले। मैम 40 मिनट्स में हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट? मैम हो जाएगा 40 मिनट में। ब्रीथिंग वाला वो छोटा रही, करा दीजिए मैम। डाइजेशन वाला बड़ा, ये से होता है। अब देखो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
यहाँ पे सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आप लोगों को मैं। ब्रीथिंग में हम लोगों को पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट करता है। इन्वॉल्व कौन होता है हमारे यहाँ पे, लंग्स इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब भाई सबसे पहले मेरे को पढ़ना है कि मेरे लंग्स कैसे दिखते हैं, क्या क्या उनके अंदर पार्ट्स होते हैं, वो मेरे को पढ़ना है। सबसे पहले हमारा विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया हम उसको बोलते हैं। मैं सबसे पहले ऑक्सीजन लूंगी विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में जाएगा, फिर वो जाएगा किसके अंदर, आपके फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एंड एयर, ठीक है। फिर उसके बाद वो जाएगा लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद आएगा, लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स इज साउंड ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ट्रैकिया जो होता है ना वो कार्टिलेजिनस रिंग से मिलकर बना होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स। और इनको बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऐसे शेप होती है ये, है ना, इनकम्प्लीट है, गैप है बीच में, इसलिए इनकम्प्लीट रिंग से मिलके बना होता है। फिर क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनकम्प्लीट रिंग से क्यों बना होता है, इनकम्प्लीट रिंग से इसलिए बना होता है ताकि कोलैप्सिंग ना, मतलब इनकम्प्लीट से नहीं, रिंग्स से क्यों बना होता है ये, एक कॉन्टिन्यूअस पाइप क्यों नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर सपोज ऐसी भी कंडीशन आएगी कि भाई इसके अंदर कोई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो उस टाइम पे कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए ट्रैकिया को कार्टिलेजिनस रिंग से बनाया गया है, ठीक है। ट्रैकिया को आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक लेफ्ट ब्रोंकी और एक राइट, मतलब एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई ये जो डिवीजन हुआ ये कौन से पार्ट पे डिवीजन है, डिवीजन हुआ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे। अभी थोरेसिक वर्टिब्रा क्या है, आप लोगों को याद होगा, LTSCC, याद है, LTSCC, लंबर थोरेसिक और सेक्रम कॉक्सिक और सर्वाइकल, ये सब थे। और इनका काउंट क्या था, 7 12 5 1 1। तो ये हमारा जो कौन सी वाली बोल रहे, थोरेसिक वाला, सर्वाइकल थोरेसिक। तो थोरेसिक की 12 है, तो 12 में से जो फिफ्थ नंबर वाली है ना उस पे ये डिवाइड होके लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर लेफ्ट लंग में और राइट लंग में जाने के बाद प्राइमरी ब्रोंकी, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, जैसे होता है ना रूट्स के अंदर डिवीजन होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, एग्जैक्टली ऐसे इसके अंदर डिवीजन होगा, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल शुरू हो जाएंगे, ब्रोंकियोल्स में फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल, और एंड में मेरे पास आएगा एल्वियोलाई जो सारा का सारा काम करता है। एल्वियोलाई क्या होता है, बिल्कुल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। एल्वियोलाई की जो बाहर की वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, थिन है इसीलिए इजीली क्या करा देती है, डिफ्यूजन करा देती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन हो जाता है। लंग्स के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उनको, एक होता है इनर साइड वाली, एक होती है आउटर वाली। इनर वाली जो लंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, आउटर वाली जो बाहर आपके लंग्स के बाहर क्या होगा आपका स्केलेटल सिस्टम, रिब्स के कांटेक्ट में होगी, एक जो लंग्स के कांटेक्ट में होगी, एक जो रिब्स के, तो उसका नाम क्या होगा जो रिब्स के कांटेक्ट में होगी, एक तो होगी विसरल और एक होगी पैराइटल। और उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। हमारा रेस्पिरेशन को हम दो जोन्स में भी डिवाइड कर देते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब है कि भाई एयर से ऑक्सीजन आई हमारे लंग्स तक, फिर लंग्स के एल्वेलाई पार्ट से जहां पे एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन। एग्जैक्टली यहाँ पे रेस्पिरेटरी, कंडक्टिंग, कंडक्ट कराना चीजों को, तो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन वो जोन जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या कराना है, देखो
ये एल्वेलाई है, ठीक है, और ये मेरे पास ब्लड कैपिलरी। अब मेरे को यहाँ पे ऑक्सीजन भेजना है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे मेरे को प्रोसेस भी पता है कि भाई मेरे को प्रोसेस कौन सा कराना है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनना जरूरी है या नहीं है? यस मैम। अब ये नोज हो गई सपोज, एयर के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और मेरी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, पहला फैक्टर। तो एयर से ऑक्सीजन लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। यस मैम। ऑक्सीजन आ गई कहाँ पे, मेरा एल्वेलाई तक। मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन मूव करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन मेरी ब्लड कैपिलरी के पास ज्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चली जाएगी, हाई टू लो। एल्वेलाई के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा हार्ट के बारे में बता दो यहाँ पे। ये मेरे पास लेफ्ट हार्ट, ये मेरे पास राइट हार्ट। लेफ्ट हार्ट कैसा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। मैम लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड करता है और राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड करता है। ठीक है, ये मेरा टिश्यू है। टिश्यू के अंदर चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में बन रहा है बहुत सारा CO2। ये मेरी ब्लड कैपिलरी। अब क्या किया हमने, बाहर से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन आया लंग्स में, दोनों लंग्स में आया। फिर हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्सअप हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी तो होगा ना। यस मैम। ब्लड कैपिलरी के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो मेरा कैसा ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से में आएगा, आपका लेफ्ट में या राइट में? मैम लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट मेरा आया लेफ्ट लंग में। तो पहले आएगा मेरा एट्रिया में, फिर वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल इसको कहाँ भेज देगा, टिश्यू के पास। बॉडी पार्ट्स भेज देगा। बेटा म्यूट कर लो, जिसका म्यूट हो रखा है। ये हो गया। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, देखो। तो मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये ऑक्सीजन सारी की सारी कहाँ डिफ्यूज हो जाएगी, टिश्यूज में। ठीक है, फिर टिश्यूज के पास भाई बहुत सारा CO2 भी इकट्ठा हो चुका है। ये बोलेगा कि आप ऑक्सीजन मुझे दे दो, आप CO2 ले लो। फिर ब्लड ऐसे आएगा। ये ब्लड कैसा ब्लड आ रहा है, ये मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे हार्ट में आया। हार्ट में कहाँ पे, एट्रिया, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या करेगा इसको, वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा कहाँ पे, कि भाई इसको लेके जाओ लंग्स में। लंग्स के पास CO2 वाला है। यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो CO2 सारी यहाँ पे चली गई और CO2 ब्लड के, ऐसे पूरा मैकेनिज्म चलता है। और मैम जो लेके आती है ऑक्सीजनेटेड वाला उसको पल्मोनरी वेन, और जो लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी टर्म ही हम किसके लिए यूज करते हैं, हमारा लंग्स के लिए, जो लंग्स के अंदर लेके जाने आने का काम करती है, उसके लिए हम पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, वहां पे सारी टर्म्स भी बता दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। चलो हाँ जी,
मैम इनके जो पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं वो सभी आप करने हैं ना? क्या क्या दोबारा बोलो। इन सबके जो पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं वो सब भी याद करने हैं ना? हाँ, पार्शियल प्रेशर भी याद करना है। ओके मैम। तो ये हमारा हुआ लंग्स के बारे में कि भाई लंग्स हमारा क्या क्या होता है, क्या क्या काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी, जैसे ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर लंग्स होते हैं, फिशेस के अंदर गिल्स होती हैं, अर्थवॉर्म के अंदर उनकी स्किन मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं, स्किन से इंसेक्ट्स करते के हैं। अंदर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। ऑर्गन्स दो जगह याद करना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद करना है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स याद करना है। नेफ्रीडिया होता है किसी का किडनी होता है, कोई स्किन के थ्रू करता है, और वहां पे भी फिर वो कोई यूरिया सिक्रीट करता है, कोई यूरिक एसिड सिक्रीट करता है, वो सब याद करना। ऐसे यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम लोगों को याद करने पड़ते हैं। एम्फीबियन जैसे कि दिखाता है, एम्फीबियंस हमेशा क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, क्यूटिकुलर का मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है हमें पता है। दो टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल। एक होता है मेरे पास प्रोसेस इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होंगी कौन सी मसल्स? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अपोजिट बताया था ना, अपोजिट होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक्सपायरेशन में होंगी इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब इसको समझने का तरीका, भाई मैं इंस्पायरेशन कर रही हूँ, बहुत सारा ऑक्सीजन ले रही हूँ, लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑक्सीजन इनहेल करके देखो, ऑक्सीजन इनहेल करके देखो, लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है ना। और हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था भाई, बीच में ऐसे स्टर्नम होता है, फिर यहाँ पे रिब्स होती है ना, फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स, सारी सिखाई थी। यस मैम। में जो स्टर्नम है ये मूवमेंट शो करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे स्टर्नम अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, कैसे मूवमेंट? एक्सपायरेशन में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक्सपायरेशन में लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सपायरेशन में लंग कैपेसिटी डिक्रीज ये एक चीज याद रखनी है। याद आया? सबसे पहले लंग्स के बारे में पूरी चीज याद रखनी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फिर ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में 2-3 पॉइंट से ये याद रखना है, ठीक है। फिर प्रेशर के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर। पुल्मोनरी मतलब हमारे लंग्स के इंटरनल जो प्रेशर होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे वो लो रहता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे हाई हो जाता है, ठीक है। शेप ऑफ द डायफ्राम भी पे भी क्वेश्चन आता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे फ्लैट रहता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे डोम शेप हो जाता है। नेक्स्ट चीज हमें याद रखनी है कि भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, लेकिन ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा होता है ना, और या फिर आरबीसीज के थ्रू होता है, कैसे होता है, कितना % किसके थ्रू होता है, वो चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे। सेम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना % किसके थ्रू होता है, याद रख लोगे? डिफ्यूजन के अंदर 3 मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, डिफ्यूजन में 3 मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन तो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन हो जाएगी, एक मेम्ब्रेन ब्लड कैपिलरी की हो जाएगी, और एक मेम्ब्रेन उनके बीच में प्रेजेंट होती है। एल्वेलाई की मेम्ब्रेन होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, और ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम होती है, और उनके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन क्वेश्चन आता है, कौन सी 3 मेम्ब्रेन है जो एक्चुअली में डिफ्यूजन प्रोसेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद इन्होंने ये स्टेप्स बता दिए। अब इन स्टेप्स में भी अगेन वही डिफ्यूजन, एक जगह हाई प्रेशर होगी, एक जगह लो प्रेशर होगा। जैसे कि अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें, मेरे को ब्रीथिंग पुल्मोनरी वेंटिलेशन कराना है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 152 है, एल्वियोलाई के अंदर कॉन्सेंट्रेशन 104 है, तो ऑब्वियसली बाहर से 104 लंग्स की साइड में मूव करेगा। ऐसे CO2 का है, एटमॉस्फेयर में CO2 का कम होगा और लंग्स के अंदर CO2 का ज्यादा होगा, तभी तो लंग्स से
एटमॉस्फेयर में CO2 एक्सेल हो पाएगी, Yes, ma'am. है ना। ये प्रेशर्स आप लोगों को याद करना है। फिर इसके बाद आता है हम लोगों का टाइडल वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम्स भी मैंने आप लोगों को लास्ट जब ये चैप्टर पूरा डिटेल में कराए थे एक एक याद कराई थी। टाइडल वॉल्यूम और एक और थी ना, एक था वॉल्यूम और एक कैपेसिटी। कैपेसिटी। हाँ, वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो गारंटेड मानना इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन इन वॉल्यूम से ही आएगा और एक क्वेश्चन इसके ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से आता है। बोहर शिफ्ट और हेल्डेन शिफ्ट। हेल्डेन शिफ्ट। एक क्वेश्चन बोहर शिफ्ट और हेल्डेन शिफ्ट से, एक क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन लंग से पूछ रहे जनरली थोरेसिक वर्टिब्रा वहां से। रेगुलेशन पे इतना क्वेश्चंस नहीं आता बट आ जाता है, पढ़ना सब कुछ है यहाँ पे, बहुत छोटा चैप्टर है। तो टाइडल वॉल्यूम सारी की सारी याद कर लेंगे, जितना ही काम बता रही ना आज ही करना है। दोनों चैप्टर्स की एनसीईआरटी की एक लाइन याद होनी चाहिए। ओके मैम। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे आ जाओ अब। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में मैंने आप लोगों को 2 टाइप्स के कर्व्स बताए हुए थे। एक तो जब मेरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एक आएगा लेफ्ट शिफ्ट और एक आएगा राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट को हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं और राइट शिफ्ट को बोर्स इफेक्ट। इसको बोलते हैं हम आपका हेल्डेन और इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है, बोहर इफेक्ट में क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ब्रेक होता है। मैम ब्रेक होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। ब्रेक होता है। Break तो down. मतलब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा। Yes. अब ब्रेक डाउन के लिए कंडीशंस बताओ कि भाई मेरे पास क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो रहे हैं, क्या कंडीशंस होंगी उस टाइम पे? ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगी? CO2. इसको छोड़ो, बनने वाले पे बात करो। चलो, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ये इजी रहता है हमारे लिए। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है तो मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। ज्यादा तो CO2 की Come. CO2 कैसी गैस है, एसिडिक। Acid. अब एसिडिक गैस कम है तो मेरे पास pH हाई हो जाएगी, H पॉजिटिव भी हाई नहीं लो हो जाए, H पॉजिटिव लो हो जाएंगे। ये कंडीशन आप लोगों को याद है, इसकी जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख देना। इन कंडीशंस पे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई मेरे पास CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है, pH ज्यादा है, तो बताओ यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, फेवर करेगा उसको या नहीं करेगा? मैम पीएच भी तो लो होगा ना। Low pH acidic होता है. लो pH एसिडिक होता है ना, यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम जा रही है। हम pH ठीक है, टेम्परेचर का भी होता है। CO2 में CO2 की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो यहाँ पे CO2 कम है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ये सब तो मैंने आप लोगों को लिखवा ही रखा है। और क्या बचता है इसके अंदर, बस इतना ही पार्ट बच जाता है। तो इस चैप्टर में मेनली देखो, लंग्स के बारे में आप लोगों को याद रखना है, वॉल्यूम्स याद रखने हैं, ये शिफ्ट याद रखना है। ये तो ऐसी चीजें बच्चों, इनको तो बिल्कुल मत भूलना। क्लियर? यस मैम। और कैपेसिटी में डिफरेंस दोबारा बता दीजिए। वॉल्यूम सिर्फ एक वैल्यू होती है, कैपेसिटी में बहुत सारी वॉल्यूम्स को जब हम ऐड ऑन करके बात करते हैं तो वो बोलता है। मैंने आप लोगों के लिए पूरा ह्यूमन फिजियो के एक नोट बना रखे थे, मैम DPP। हाँ हाँ,
लो मैम आपने जो तक तो मेरे को सुनाई दिया, उसके बाद नहीं आपकी वॉइस आया। LTSCC बताया था उसकी नॉट ऑडिबल। आप थोड़ा अच्छी वाली बचा आई डोंट नो, मेरा ही नेटवर्क इशू है या आप ही लोगों की वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस तो क्लियर है। आपको जो राजी किसी